तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। आज के लेक्चर में है ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स बोथ। पहले मैं यूकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करती हूँ, उसके बाद फिर प्रोकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। सो ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में सेम प्रोसेस होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। बेसिकली जो यूकैरियोट्स राइबोसोम होते हैं वो बैक्टीरियल राइबोसोम के कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं और लार्ज सब यूनिट उसमें प्रेजेंट होती हैं। दोनों में ही यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ही राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। तो यूकैरियोट्स के अंदर 60s और 43s के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो स्मॉल सब यूनिट का होता है वो होता है 43s का, और जो बड़ी सब यूनिट का होता है वो 60s सब यूनिट का होता है। इसमें सम एडिशनल प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं यूकैरियोट्स के राइबोसोम में, जो कि प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम में नहीं पाई जाती। बेसिकली यूकैरियोटिक एमआरएनए प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के कंपैरिजन में आप लोगों को डिफरेंशिएट करके मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए होता है उसमें कोई 5 प्राइम पर कैपिंग नहीं होती या 3 प्राइम पर कोई पॉलीएटेल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन यूकैरियोट में 5 प्राइम पर कैपिंग प्रेजेंट होती है और 3 प्राइम पर पॉलीएटेल प्रेजेंट होती है। सो जब इनिशिएशन होता है यूकैरियोट्स के अंदर, ट्रांसलेशन का जब इनिशिएशन होता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट्स। हालांकि प्रोटीन्स थोड़ी अलग होती हैं और नंबर ऑफ प्रोटीन्स भी इसमें ज्यादा होती हैं। बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में 12 इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इन इनिशिएशन फैक्टर को इलोंगेशन इनिशिएशन फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। आपको ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज EIFS और कितने टाइप के EIFS यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो उसका आंसर करना है। तो जो EIFS होते हैं दैट मीन्स इलोंगेशन इनिशिएशन फैक्टर, जो कि यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। इनिशिएशन फैक्टर बेसिकली लगभग 25 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के काम आते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा इधर में, एक तरफ इसमें 43S के कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक तरफ mRNA का कॉम्प्लेक्स है। तो जो ये 43 का कॉम्प्लेक्स है, इसमें 40S सब यूनिट के पास जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, EIF1 यानी कि इलोंगेशन इनिशिएशन फैक्टर 1, इलोंगेशन इनिशिएशन फैक्टर 1A, इनिशिएशन इलोंगेशन फैक्टर 3 और साथ में एक टीआरएनए का मॉलिक्यूल इसके पास आके प्रेजेंट होता है। और टीआरएनए का मॉलिक्यूल मिथ्योनिन के साथ प्रेजेंट होगा और कौन सी, विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन इलोंगेशन फैक्टर 2 GTP। ओके, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो 40S की सब यूनिट में IF1, EIF1A, EIF3 तीन सब यूनिट 40S की सब यूनिट में प्रेजेंट है, और साथ में EIF2। और GTP का मॉलिक्यूल किसके पास है? EIF2 के पास GTP का मॉलिक्यूल है। क्यों है GTP का मॉलिक्यूल इसके पास? क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों होगी भाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट? क्योंकि टीआरएनए इसी साइड पर आकर प्रेजेंट होगा, इसीलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करते हैं 5 प्राइम, जो mRNA का मॉलिक्यूल है, mRNA का जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, जो यूकैरियोट्स में mRNA प्रेजेंट है, उस यूकैरियोट्स में भी उनके पास भी इनिशिएशन फैक्टर्स प्रेजेंट है। कौन कौन से बेसिकली इनिशिएशन फैक्टर प्रेजेंट है? 5 प्राइम पर, जहां पर 5 पर कैपिंग है, वहां स्पेशल इनिशिएशन फैक्टर 4E प्रेजेंट है। ठीक है, elongation initiation factor 4E, इनिशिएशन elongation फैक्टर 4E 5 की कैपिंग पर प्रेजेंट है, और जो mRNA के साथ मूव करेगा उस फैक्टर का नाम है elongation initiation factor 4A।
mRNA पर ही AUG का कोडोन प्रेजेंट है, ठीक है, एडेनिन यूरेसिल गुआनिन। फिर बात करते हैं 3 प्राइम पर। 3 प्राइम पर जहां पर पॉली अ टेल प्रेजेंट है, वहां पर एक प्रोटीन प्रेजेंट है, बाइंडिंग प्रोटीन, पॉली अ टेल बाइंडिंग प्रोटीन, PABP। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? पॉली अ बाइंडिंग प्रोटीन। जो पॉली अ टेल को बाइंड करती है, वहां एक वो प्रोटीन प्रेजेंट है, और वो प्रोटीन किसको बाइंड करेगी? इलोंगेशन इनिशिएशन फैक्टर 4G को बाइंड अप करेगी। और इनिशिएशन इलोंगेशन फैक्टर 4G कहाँ पे प्रेजेंट है? ये 5 कैपिंग के ऊपर प्रेजेंट है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। mRNA कॉम्प्लेक्स में अलग इनिशिएशन फैक्टर्स प्रेजेंट है, और 43 कॉम्प्लेक्स जो कि राइबोसोम के सब यूनिट है, उसमें अलग टाइप के इनिशिएशन फैक्टर प्रेजेंट है। कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर इतने सारे इनिशिएशन फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, उसमें केवल 3 इनिशिएशन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। इसका डिस्कशन हम अभी जब इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे। सो दैट जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं लाइक दैट IF1, IF1A, IF12 एंड IF3, आप इसमें देख पा रहे हो जो 43 इसका कॉम्प्लेक्स है, इसमें 4 टाइप के इनिशिएशन फैक्टर्स राइबोसोम के सब यूनिट पर एक दूसरे से बाइंड अप है, और जो कि mRNA के साथ जाकर बाइंड अप होते हैं, ठीक है। और tRNA का इनिशिएशन जब होता है, जब आके ये इसके साथ राइबोसोम की सब यूनिट tRNA साइटोप्लाज्म के अंदर ही फैला हुआ है। tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेकर आएगा। सपोज उसने अमीनो एसिड में मिथ्योनिन को लिया अपने साथ, जैसे ही उसने मिथ्योनिन को लिया, उसके बाद वो अमीनो एसिड, वो tRNA राइबोसोम की 40S यानी कि स्मॉल सब यूनिट के पास आता है। स्मॉल सब यूनिट पर इनिशिएशन फैक्टर 2 GTP के ऑलरेडी जीटीपी वहां पर प्रेजेंट है राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट में, और वहां जाकर वो बाइंड अप होता है, ठीक है। 40S की सब यूनिट से पहले बाइंड अप होता है। ध्यान देना यहाँ पे एक चीज मेन इंपॉर्टेंट ये है कि mRNA से कांटेक्ट करने से पहले tRNA राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड अप होता है, ओके। बिग सब यूनिट के साथ बाइंड अप नहीं होता। सबसे पहले, जैसे ऐसे समझो आप, ऐसे सीरीज फैली हुई है, पूरी मशीनरी फैली हुई है। जैसे एक मशीन, अपन को एक मशीन बनानी है, उसके एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, सारे पार्ट्स इधर से उधर फैले हुए हैं। तो उन पार्ट्स का जो जोड़ने का टेक्निक है, जैसे उन्हें एक साथ असेंबल करना है, तो उसके लिए एक तरीके से जो कंपोनेंट होंगे वो हमारे कौन कौन से होंगे? tRNA, mRNA, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोम की बिग सब यूनिट, एंड IF फैक्टर्स एंड GTP ऑल्सो यानी कि एनर्जी ऑल्सो, इस टाइप से और अमीनो एसिड, मेन है अमीनो एसिड, ये सब प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो tRNA साइटोप्लाज्म के अंदर है, उसने मिथ्योनिन को लिया, मिथ्योनिन के साथ अपनी कोडोन पर उसने बेसिकली मिथ्योनिन को गेन किया, और जैसे ही उसने मिथ्योनिन को गेन किया तो वो स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट है उसके पास आकर अटैच होता है। mRNA से बाइंड अप होने से पहले राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के IF2 GTP फैक्टर के पास जाकर tRNA अटैच होता है, ओके। सो tRNA सबसे पहले एंटर कौन सी साइट पे करता है? P साइट पे। 3 साइट प्रेजेंट होती हैं। 3 साइट कौन कौन सी होती है? A होती है एंट्री साइट, P होती है पॉलीपेप्टाइड साइट, और E होती है एग्जिट साइट। राइबोसोम में APE क्या है, ये भी आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो राइबोसोम में जो 3 साइट प्रेजेंट होती हैं, सबसे पहले tRNA हमेशा मिड वाली साइट पे एंट्री मारता है, P साइट पर एंट्री करेगा, बिकॉज ऑफ पी साइट पर ही IF2 GTP प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पे उसे एंटर होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो दैट स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट बेसिकली tRNA को चार्ज करने का काम करती है।
क्योंकि एनर्जी उसके पास प्रेजेंट है IF2GTP की फॉर्म में, इसलिए वहां पे tRNA चार्ज होगा। तो जब tRNA वहां चार्ज हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी रेडी टू फाइंड 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA। जैसे ही चार्ज हो गया, एक्टिव फॉर्म में आ गया, तो mRNA के 5 प्राइम की तरफ वो मूव ऑन करेगा। और जब वो 5 प्राइम पर मूव ऑन करेगा, 5 प्राइम पर ही मिथियोग्वानिसिन की कैपिंग प्रेजेंट होती है। mRNA कॉम्प्लेक्स जिसमें 5 प्राइम पर कैपिंग है, 3 प्राइम पर पॉली ए टेल प्रेजेंट है। फाइनली जो 43S कॉम्प्लेक्सेस होते हैं mRNA में, बेसिकली mRNA के साथ जो mRNA उनके बीच में फंसे हुए रहते हैं। एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक बड़ी सब यूनिट होती है, और mRNA के साथ वो जो क्लस्टर यानी कि जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं उनके साथ ये बंधे हुए होते हैं, ठीक है। सो दैट इन फैक्टर्स में इलोंगेशन फैक्टर 4E, ये अब mRNA की बात चल रही है। mRNA में इलोंगेशन फैक्टर 4E जो कि 5 कैपिंग पर प्रेजेंट है, ओके। इलोंगेशन फैक्टर 4A mRNA के साथ मूव करेगा, 5 कैपिंग से मूव करेगा, और साथ में डबल स्ट्रैंडेड रीजन के साथ मूव करेगा, जो कि जिससे कि mRNA में कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, और कन्फर्मेशनल चेंजेस से उस कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। आफ्टर दैट इलोंगेशन फैक्टर 4G, जो इलोंगेशन फैक्टर 4G है वो क्या काम करता है, वो पॉली ए टेल की जो बाइंडिंग प्रोटीन है और जो 5 कैपिंग है उन्हें बांधने का काम करता है एक दूसरे के साथ। इनिशिएशन किस टाइप से होता है यूकैरियोट्स में? जब इनिशिएशन का प्रोसेस होता है तो बेसिकली 43S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो स्मॉल राइबोसोम की सब यूनिट होती है, और बेसिकली जो 43S के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके पास 40S राइबोसोमल सब यूनिट प्रेजेंट होती है, जिनमें इनिशिएशन फैक्टर्स बाइंड अप होते हैं, और एक इनिशिएटर tRNA प्रेजेंट होता है, जहां पर इसमें mRNA भी प्रेजेंट होता है, और mRNA के पास 5 प्राइम पर कैपिंग होती है और 3 प्राइम पर पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है। सो दैट बेसिकली IF3 और IF4G इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। IF3 जो कि राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट पर प्रेजेंट है, ओके, एंड IF4G जो कि mRNA की 5 कैपिंग पर प्रेजेंट है। डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दैम। IF3 फैक्टर राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट पर प्रेजेंट है, और IF4G mRNA के कॉम्प्लेक्स पर प्रेजेंट है। ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और उसके बाद IF1 एंड IF1A जैसे ही IF3 IF4G के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो IF1 जो कि स्मॉल सब यूनिट पर प्रेजेंट है, और IF1A ये भी स्मॉल सब यूनिट पर प्रेजेंट है, इनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, राइबोसोम एक लचीली फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। और उस टाइम पर जो mRNA का मॉलिक्यूल है 5 प्राइम पर, जो mRNA का मॉलिक्यूल है वहां पे स्कैनिंग होगी, और स्कैनिंग होने से वहां जो कोडोन प्रेजेंट होगा AUG, उस AUG कोडोन तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। मतलब तब तक स्कैनिंग होगी जब तक कि उन्हें अपना पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रोवाइड नहीं हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से समझा देती हूँ इस प्रोसेस को। बेसिकली जो यूनियनिटी होती है, मतलब जो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, IF3 सबसे पहला जो जब इनिशिएशन स्टार्ट होगा तो IF3 कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल सब यूनिट पर प्रेजेंट है, ओके।
दूसरा एक और कॉम्प्लेक्स है IF4G, ये कहाँ प्रेजेंट है? mRNA पे प्रेजेंट है। IF4G एंड IF43 एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, IF1A और IF1 इन दोनों के अंदर कंफर्मेशनल चेंजेस होगा, और जैसे ही इन दोनों के अंदर कंफर्मेशनल चेंजेस होगा तो राइबोसोम एक लचीले फॉर्मेट में आ जाएगा, जिससे जो AUG फॉर्मेट है, जो AUG कोडोन है mRNA पर, ये तब तक स्कैन करेगा जब तक उसे अपना AUG कोडोन नहीं मिल जाता। इस टाइप से इनिशिएशन यूकैरियोट्स के अंदर परफॉर्म होता है। सो बेसिकली IF4G जो कि पॉलीएटेल और 5 कैपिंग दोनों को बांधने का काम करता है एक दूसरे के साथ, ये लीनियर मैसेंजर mRNA में कन्वर्ट करेगा। अभी फिलहाल तो mRNA की स्ट्रक्चर सर्कुलर है, गोल फॉर्म में है, और लेकिन IF4G जैसे ही IF3 के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो mRNA का कॉम्प्लेक्स है वो लीनियर हो जाएगा, यानी कि सीधा हो जाएगा। इस टाइप से 5 एंड के mRNA, जो 5 एंड पर mRNA है वो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से बाइंड अप करेगा, और AUG इनिशिएशन कोडोन के साथ वहां पर प्रेजेंट होगा। स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम की GTP बाइंड अप के साथ प्रेजेंट होती है। GTP की रिक्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी बताया IF2 में होती है। IF2 जो फैक्टर है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है GTP, और इस GTP का उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होगा। फिर से यहाँ रिपीट करती हूँ, पहला स्टेप था स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट है उस पर एक IF3 फैक्टर प्रेजेंट है, आप सभी को दिखाई दे रहा है IF3 फैक्टर प्रेजेंट है। ये IF3 फैक्टर mRNA कॉम्प्लेक्स के IF4G के साथ कांटेक्ट में आएगा, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? जैसे ही कांटेक्ट में आया IF1A और IF1 इन दोनों में कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगे, मतलब इनकी स्ट्रक्चर चेंज होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, जैसे ही चेंजेस आने शुरू हुए तो जो IF2 GTP है, IF2 GTP हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और इस टाइम पर जब ये हाइड्रोलाइज होगा, थर्ड स्टेप पर आकर जो बड़ी सब यूनिट है राइबोसोम की वो आकर अटैच होगी। एक स्मॉल सब यूनिट में है राइबोसोम और एक बड़ी सब यूनिट में है। राइबोसोम में अगर देखा जाए तो राइबोसोम में 3 साइट प्रेजेंट होती हैं, A अमीनो एसाइल साइट, P पेप्टाइड साइट, E एग्जिट साइट, ठीक है। जो अमीनो एसाइल साइट होती है, राइबोसोम ऑलवेज वहीं से एंट्री मारते हैं। अमीनो एसाइल साइट से राइबोसोम ऑलवेज एंट्री करते हैं। P साइट पर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑलवेज बनती है। ए साइट पर ऑलवेज एंट्री होती है। पी साइट पर पेप्टाइडल साइट है तो पेप्टाइड चेन बनेगी। ई साइट पर टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड चेन बनाकर ई साइट से एग्जिट हो जाता है। इसी टाइप से जो टीआरएनए एग्जिट होता है, फिर से न्यू अमीनो एसिड लेकर आता है, फिर से ए साइट पर एंट्री करता है, पी पर पेप्टाइड चेन बनाता है, ई से एग्जिट करता है। लेकिन पहला टीआरएनए पी साइट पर एंट्री करता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्रेजेंट होती है, और पहली बार में जब टीआरएनए एंट्री करता है तो उसे ऊर्जा की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए पी साइट पर एंट्री करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज APE साइट इन राइबोसोम, तो आपका आंसर होगा A इज अमीनो एसाइल साइट, P इज पेप्टाइडल साइट एंड E इज एग्जिट साइट। सो टीआरएनए EPE साइट तीनों साइड से घूमता हुआ जाता है, और इन तीनों साइट पर ही राइबोसोम की 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती है, एक स्मॉल और एक बड़ी सब यूनिट। स्मॉल और बड़ी सब यूनिट में राइबोसोम बड़ी वाली सब यूनिट की APE साइट से मूव ऑन करता है।
एंटीकोडॉन टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं, एक तरफ एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है और एक तरफ एमआरएनए, एक तरफ अमीनो एसिड के साथ एंट्री होने के लिए कोडॉन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। सो अमीनो एसिड जब टीआरएनए से बाइंड करता है तो लार्ज सब यूनिट पर आकर बाइंड करता है और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन वहां पे होता है। बेसिकली 3 मेजर फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सबसे पहले द इंटरफेस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट फॉर्म अ रिलेटिवली स्पेसियस कैविटी दैट इज लाइंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय आरएनए। जैसे ही राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट पर टीआरएनए आकर प्रेजेंट होगा तो आरएनए में वहां पे चेंजेस आएंगे और अगर चेंजेस आएंगे तो वो चेंजेस आरएनए एमआरएनए में भी चेंजेस होंगे और कंटिन्यूअसली जो स्टैप होगा, मतलब जो कोडॉन होंगे उनका आइडेंटिफिकेशन होगा। हेलिकल स्ट्रक्चर्स वहां पे क्रिएट होगी राइबोसोमल आरएनए की। एक्टिव साइट वो एक्टिव साइट होती है जहां पर बेसिकली एपीई ये तीनों एक दूसरे से कोलिंक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और एमआर और टीआरएनए तीनों से ही घूमता हुआ जाता है, और जबकि एमआरएनए उन तीनों साइट्स के नीचे ही नैरो फॉर्म में, बहुत पतली सी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जैसे जैसे एआरएनए एक वो टीआरएनए ए साइट से एंटर करेगा, पी साइट पर जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा तो जो पी साइट है वहीं पर एमआरएनए के जो नॉन सीक्वेंस होंगे वो ऐड होंगे, तभी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। जो जेनेटिक कोड के लिए मैंने आपको जेनेटिक कोड बताया था, वहीं जेनेटिक कोड में मिथ्योनिन, आर्जिनिन, इन सब के लिए अलग अलग जेनेटिक कोड होते हैं और वो जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस अलग अलग होते हैं। उसी टाइप से एमआरएनए के सीक्वेंसेस होने चाहिए प्रेजेंट। जब दोनों सीक्वेंसेस एक दूसरे से मैच करते हैं तभी पेप्टाइड चेन बनती है, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है ए पी ई साइट की। इस टाइप से जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो राइबोसोम की इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये 30S राइबोसोम है और ये 80S है। ये 30 और 80S में यहाँ पर जो एमआरएनए है जो आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का एमआरएनए प्रेजेंट है, और इस टाइप से प्रोटीन एपीई साइट से जो पी साइट है जो ब्लू कलर की है वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो कंटिन्यू हो रहा है। आफ्टर इनिशिएशन बाइंड अप करना, फिर उसके बाद इलोंगेशन। जैसे ही जब टीआरएनए वहां पे जाकर चार्ज होगा, जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की, जैसे ही उसके पास आकर ऐड होता है तो बिकॉज ऑफ जीटीपी वाली साइट पर ऐड होगा तो चार्जेबल होगा। तो जब टीआरएनए चार्ज होगा पी साइट पर एंट्री करेगा और अमीनो एसाइल टीआरएनए जो ए साइट है वो एज इट इज खाली रहेगी। अभी तक हमने इनिशिएशन में क्या पढ़ा था? हमने इनिशिएशन में अभी इतना पढ़ा था कि स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट पहले तो स्मॉल सब यूनिट होती है, उसके बाद बड़ी सब यूनिट आती है और एमआरएनए होता है प्लस टीआरएनए होता है। अब इनिशिएशन में बेसिकली था क्या, कंक्लूजन ये है इनिशिएशन का कि इनिशिएशन में एक फैक्टर एमआरएनए के फैक्टर के साथ मिलता है, उसके बाद जो स्मॉल सब यूनिट के 2 फैक्टर थे उनमें चेंजेस आया था। चेंजेस आने से IF2 जहां पर जीटीपी था वहां हाइड्रोलाइसिस हुआ था। हाइड्रोलाइसिस होने से टीआरएनए जीटीपी के पास ही आकर ऐड हुआ था, तो टीआरएनए वहां पर चार्ज हुआ था और जैसे ही हाइड्रोलाइसिस हुआ था तो बड़ी वाली सब यूनिट आकर वहां ऐड हो गई थी। तो पहले राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ एमआरएनए आकर ऐड होता है, उसके बाद राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट आकर ऐड होती है। ये वो था इनिशिएशन में। और टीआरएनए कौन सी साइट पर प्रेजेंट हुआ था? वहां पे पी साइट पर, क्योंकि वहां ऑलरेडी उसके लिए एनर्जी वहां प्रेजेंट थी।
जो सेकेंड टीआरएनए होगा वो ए साइट पर प्रेजेंट होगा, ए साइट पर प्रेजेंट होगा, वहां भी उसके लिए एक इलोंगेशन फैक्टर वहां प्रेजेंट होगा, इलोंगेशन फैक्टर टीयू, या बैक्टीरिया में इलोंगेशन फैक्टर का नाम है इसका IF1A। ठीक है, बैक्टीरिया में होता है इलोंगेशन फैक्टर TU और यूकैरियोट में होता है इलोंगेशन फैक्टर 1A। ये इलोंगेशन फैक्टर यूकैरियोट में ऑलरेडी प्रेजेंट है और बैक्टीरिया के अंदर जो ये इलोंगेशन फैक्टर TU होता है ये इलोंगेट करता है, मतलब कंटिन्यूअसली उस साइट को बढ़ावा देता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस कंटिन्यू होते रहते हैं उस साइट पर। अमीनो एसाइल टीआरएनए TUGTP कॉम्प्लेक्स, ये बैक्टीरिया के बारे में है, जो क्योंकि वहां पे TU प्रेजेंट होता है, इलोंगेशन फैक्टर, ये या तो कंप्लीटली mRNA के एंटीकोडोन को आइडेंटिफाई करेगा जो कि ए साइट पर प्रेजेंट होगा, या फिर mRNA की जो कोडिंग सेंटर होगा वहां उसे आइडेंटिफाई करेगा। बेसिकली टीआरएनए TUGTP जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ये mRNA के कोडोन के साथ बाइंड अप करता है और mRNA के कोडोन के साथ बाइंड अप करने के बाद जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा। जैसे ही जीटीपी हाइड्रोलाइज मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड जीटीपी से रिलीज होगा तो TUGDP कॉम्प्लेक्स रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस होने से ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद वो ए साइड से पी साइड पर एंटर किया और नीचे का जो कोडॉन है उसने उसे रीड किया, रीड करने के बाद पी साइड पर पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती चली गई। जैसे ही पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी और इंफॉर्मेशन पॉलीपेप्टाइड की चेन में गई, उसके बाद फर्दर ई साइड पर ट्रांसफर हुआ और ई साइड से एग्जिट हो गया। इस टाइप का ये इलोंगेशन फैक्टर स्टेप 1 है। इसमें एमिनो एसाइल टीआरएनए का सिलेक्शन होता है। जैसे रेड कलर का टीआरएनए प्रेजेंट है, ये जो रेड कलर में एक एरो जैसा निशान है, ये है एमआरएनए। इस एमआरएनए की राइबोसोम की बड़ी वाली सब यूनिट है ऊपर, उसके बाद नीचे स्मॉल सब यूनिट है। इसी एमआरएनए पर एक कोडॉन प्रेजेंट है AUG, ठीक है, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, और इसी के ऊपर बिकॉज ऑफ पहला अमीनो एसिड, ध्यान से देखना इसे, पहला अमीनो एसिड आकर एंटर करता है कहाँ पर, जो टीआरएनए होता है पी साइड पर एंटर करेगा। पी साइड पर उसी के जैसे नीचे सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे। ए साइड अभी वहां पे वेकेंट है, खाली है, ठीक है। इसके बाद अमीनो एसाइल टीआरएनए एंट्री, पी साइट पर एंट्री करने के बाद फिर ए साइट पर अमीनो एसाइड टीआरएनए एंट्री करेगा और यहाँ एक फैक्टर काम करेगा बैक्टीरिया में, इलोंगेशन फैक्टर TU। ये इलोंगेशन फैक्टर TU बिकॉज ऑफ जो एटीपी जो ये टीआरएनए है, टीआरएनए में नीचे के कोडॉन एडेनिन 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 3 कोडॉन प्रेजेंट है और ऊपर फिनाइल एनिलीन प्रेजेंट है। फिनाइल एनिलीन अमीनो एसिड, फिनाइल एनिलीन अमीनो एसिड में जो इन द प्रेजेंसी ऑफ इलोंगेशन फैक्टर TU, GTP विल बी कन्वर्टेड इनटू GDP, GDP इलोंगेशन फैक्टर TU। जैसे ही जीटीपी का जीडीपी में कन्वर्जन होगा तो जो ए साइट पर अमीनो एसिड्स टीआरएनए के साथ प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर कोडॉन की रीडिंग करेंगे और कोडॉन की रीडिंग करने के बाद फाइनली कोडॉन की रीडिंग करने के बाद यहाँ से ए साइट पर एंट्री होगी, फिर पी साइट पर, पी वाली साइट से ये ई साइट पर ट्रांसफर करेगा और जैसे ही पी साइट से ई साइट पर ट्रांसफर करेगा तो पी साइट पर पॉलीपेप्टाइड की चेन का फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली होगा।
बेसिकली जब mRNA पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है तो 5 to 3 की डायरेक्शन में ही बना रहे हैं। 5 to 3 की डायरेक्शन में जैसे जैसे mRNA अपना मैसेज पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने को देता हुआ चला जाएगा, वैसे वैसे mRNA रिलीज होता जाएगा। 5 की तरफ से मैसेज रीड होने का प्रोसेस शुरू होगा और 3 प्राइम तक पहुंचेगा और कंटिन्यूअसली APE साइट इसमें वर्कआउट करेगी। डाइपेप्टाइड टीआरएनए का फॉर्मेशन ए साइट से, फिर पी साइट से, पी के बाद फिर इट विल बी ट्रांसफर इनटू ई साइट और ई से फर्दर साइटोसोल के अंदर रिलीज हो जाएगा। स्टेप होता है इसमें टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन में जो 64 ट्राई न्यूक्लियोटाइड कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, इट विल बी फंक्शन एज अ स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन की तरह वहां पे काम करते हैं। दैट मीन्स पॉलीपेप्टाइड, जो टर्मिनेट पॉलीपेप्टाइड होती है वो असेंबल होती है एक दूसरे के साथ और अमीनो एसिड को एनकोड करती है, so that no tRNA exists whose anticodon are complementary to a stop codon। जब दैट मीन्स जब राइबोसोम में UAA यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन, यूरेसिल ग्वानिन एडेनिन, इस टाइप के जो रीड सीक्वेंसेस होंगे। मैंने अभी जब आपको जेनेटिक कोड बताया था तो मैंने उसमें स्टॉप कोडॉन के बारे में भी बताया था आपको कि कुछ स्टॉप कोडॉन्स भी होते हैं जो कि अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते। उस टाइम पर जहां स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं वहीं पर पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होना स्टॉप हो जाता है। दैट मीन्स वहां पे लास्ट टीआरएनए होता है जो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। टर्मिनेशन के लिए रिलीजिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें रिलीजिंग फैक्टर यानी कि जो टर्मिनेशन रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, ये क्लास सेकेंड रिलीजिंग फैक्टर बेसिकली जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड अप करते हैं और बाइंड अप करने के बाद टीआरएनए को रिलीज करते हैं। बैक्टीरिया में इस टाइप के रिलीजिंग फैक्टर की 2 क्लास होती हैं, रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड रिलीजिंग फैक्टर 2। रिलीजिंग फैक्टर 1 UAA UAG स्टॉप कोडॉन के साथ काम करता है एंड रिलीजिंग फैक्टर 2 UAA UGA स्टॉप कोडॉन के साथ वर्क करता है। सो दैट यूकैरियोट में सिंगल क्लास होती है रिलीजिंग फैक्टर की, केवल इलोंगेशन रिलीजिंग फैक्टर 1। इलोंगेशन रिलीजिंग फैक्टर 1 ए साइट पर एंट्री करेगा राइबोसोम के और ए साइट से एंट्री करेगा जहां पी साइट पर लास्ट पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी उस टाइम पे। क्योंकि ए साइट से एंटर करेगा, ऑलरेडी जो पहले से ही ए साइट पर एंटर करके पी साइट पे गई थी तो वहां उसने पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी, तो लास्ट अमीनो एसिड का सिंथेसिस होगा पी साइट पे और ए साइट से एंट्री करने के बाद पी साइट से एंट्री करेगा, पी से ई साइट पर एंट्री करेगा, लेकिन पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। स्टॉप कोडॉन वाला टीआरएनए वहां पर एंट्री करेगा। स्टॉप कोडॉन ए साइट पर एंट्री करता है, कंफर्मेशनल चेंजेस आते हैं जिससे न्यूक्लियोटाइड जो एमआरएनए की सब यूनिट है उसके अंदर भी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं जिससे न्यूक्लियोटाइड वहां पर एमआरएनए के अंदर जो चेंज मतलब जो एमआरएनए के मैसेजेस हैं वो रीड नहीं हो पाते। इस टाइप से पॉलीपेप्टाइड कंप्लीटली, जैसे ही स्टॉप कोडॉन आता है टर्मिनेशन पर, स्टॉप कोडॉन के आने से पॉलीपेप्टाइड जो चेन कंटिन्यूअसली बन रही थी और पी साइड से जो लिंक थी और स्टॉप कोडॉन आने से वो पॉलीपेप्टाइड जो लिंक थी पी साइड से वो रिलीज हो जाती है और हाइड्रोलाइज हो जाती है। जो एक बॉन्ड के थ्रू लिंक थी वो लिंक स्टॉप कोडॉन उस लिंक को रिलीज कर देता है जिससे कि पॉलीपेप्टाइड रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाती है और मेन फंक्शन जो प्रोटीन का होता है फिर उस फंक्शन को जो मेन फंक्शन होता है वो फंक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कि IF3 एंड RF रिलीजिंग फैक्टर 3 रिलीजिंग फैक्टर ए साइट पर काम करेगा, रिलीजिंग फैक्टर 3 फाइनल स्टेप में ट्रांसलेशन होगा,
ट्रांसलेशन मतलब पी से ई साइट पर, पी से ई साइट पर ट्रांसफर करेगा। जैसे ही ये कंप्लीट टर्मिनेशन का प्रोसेस होगा, जितनी भी असेंबली एक दूसरे के साथ अगर इकट्ठी हुई थी, अपना वर्क खत्म होने के बाद डिसेंबल होनी शुरू हो जाएंगी और पूरी सेल के अंदर इसी टाइप से फैलनी शुरू हो जाती है। ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट, बेसिकली जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर मतलब जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए मैसेज को कैरी करके रखता है। तो मैसेज को कैरी करके रखेगा, अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उससे। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। हालांकि ये प्रोसेस यूकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेज होती हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। वैसे ही ट्रांसलेशन में भी 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। एंड अगर हम इसके एसेसरीज की बात करें, कंपोनेंट की बात करें, जो इनके कंपोनेंट होते हैं, जैसे मशीनरी अगर हम कोई बनाते हैं तो उसके लिए जो एसेसरीज हमें चाहिए होती हैं, तो एमआरएनए चाहिए होता है, राइबोसोम चाहिए होता है, टीआरएनए चाहिए होता है। ट्रांसलेशन के टाइम पर एमआरएनए कोडोन को रीड कराता है। कोडोन पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स होते हैं, उन अमीनो एसिड के ऊपर जो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा वही टीआरएनए, जो एमआरएनए है, एमआरएनए के सीक्वेंस रीडेबल होने चाहिए। अमीनो एसिड एमआरएनए से उस मैसेज को रीड करेगा और टीआरएनए मॉलिक्यूल एज अ एंटीकोडॉन काम करता है इनके लिए। और करेक्ट वे में टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ जाकर राइबोसोम की सब यूनिट से बाइंड अप होता है, मैसेज को रीड करता है और फिर निकल जाता है। एमआरएनए का इसमें सबसे बड़ा रोल है। क्यों है भाई एमआरएनए का बड़ा रोल? क्योंकि एमआरएनए जब डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, डीएनए रेप्लिकेट के बाद जब डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन हुआ था, तो डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को दी थी और वो आरएनए उस इंफॉर्मेशन को लेकर एमआरएनए बन गया था, मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए से भी इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड्स के थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के काम आएगी, प्रोटीन सिंथेसिस के काम आएगी। अब टीआरएनए क्या है? फिर ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेकर आएगा। टीआरएनए बोला अमीनो एसिड को, तुम मेरे साथ चलो, जो वहां पे इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को कैरी करना और उससे तुम प्रोटीन सिंथेसिस बनाना। अब प्रोटीन सिंथेसिस बनाने के लिए पर्टिकुलर रूम्स भी चाहिए होंगे, तो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट एज अ रूम काम करते हैं वहां पे। और उस रूम में 3 प्लेसेस अवेलेबल हैं, ए साइट, पी साइट, ई साइट। टीआरएनए डायरेक्टली रूम से एंटर नहीं होता राइबोसोम के, सबसे पहले खिड़की से एंटर होता है, पेप्टाइड साइट से एंटर होता है। उसके बाद फिर टीआरएनए पूरे अच्छे से प्रोसेस में एंटर होता है। पहले ए से एंटर होगा, एंट्री वाले साइड से एंटर होगा, पी पर आकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, जिस पर्पज से वो अमीनो एसिड को लेकर आया है, उस पर्पज से वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस बनेगी बीच वाले रूम में। उस रूम का नाम है पी साइट। और फिर ई साइट से एग्जिट हो जाएगा, एक आगे का दरवाजा है रूम में और एक पीछे का दरवाजा है, पीछे के दरवाजे से एग्जिट हो जाएगा ई साइड से। लेकिन बिना एमआरएनए के प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस चीज से प्रोटीन का सिंथेसिस होना है वो मैसेज केवल और केवल एमआरएनए के पास प्रेजेंट है। इसलिए एमआरएनए के जो कोडोन होते हैं वो कोडोन अमीनो एसिड रीड करता है टीआरएनए की हेल्प से, और रीड करने के बाद पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अगर सपोज वहीं पर स्टॉप कोडोन आ जाए, फाइनल जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, सारे अमीनो एसिड आ गए, तो स्टॉप कोडोन आता है। जब स्टॉप कोडोन आएगा
तो अमीनो एसिड अमीनो एसिड ने जो प्रोटीन का सिंथेसिस किया है वो पी वाले रूम में किया है, पी साइट पर किया है। उस रूम में अभी भी प्रोटीन सिंथेसिस प्रेजेंट है। स्टॉप कोडॉन आएगा, स्टॉप कोडॉन आकर उस प्रोटीन को वहां से रिलीज करेगा और हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को वहां से ब्रेक करता है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम से निकल के जाती है, हट जाती है, उधर राइबोसोम भी हट जाता है, स्मॉल राइबोसोमल की सब यूनिट भी वहां से रिमूव हो जाती है, एमआरएनए भी रिमूव हो जाता है, साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाता है। इस टाइप से प्रोटीन का सिंथेसिस क्रिएट होता है और कंप्लीट भी होता है। टीआरएनए में अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड वाली साइड है और एक एंटी कोडॉन वाली साइड है। ये जो एंटी कोडॉन होंगे, ये एंटी कोडॉन एमआरएनए के लिए कोडॉन प्रेजेंट करते हैं और 5 to 3 की डायरेक्शन में ही 5 to 3 की डायरेक्शन में वर्क होता है।